नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमारे शरीर का पावर हाउस यानी हमारा मस्तिष्क एक खतरे में जरूर रहता है और वो खतरा है ब्रेन अटैक का। उसके लिए हिंदी में अगर हम आसपास जाएं तो शब्द मिलता है लकवा या पैरालिसिस, लेकिन वो ब्रेन अटैक का सिर्फ एक लक्षण ही है। और दुनिया भर में अगर बात करें तो हर 6 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को ब्रेन अटैक होता है। ये इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि ब्रेन अटैक के बाद जो स्थिति होती है किसी व्यक्ति की, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये समझने की बहुत जरूरत है कि ब्रेन अटैक दरअसल होता क्यों है, क्या इसको रोका जा सकता है और खतरे किन किन को होते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। चूंकि हमारे शरीर के पावर हाउस की बात करें, हमारे मस्तिष्क की बहुत जरूरत है आज समझने की टोटल हेल्थ में ब्रेन अटैक के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो विशेषज्ञों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि या तो जब किसी व्यक्ति को ब्रेन अटैक आए उसके परिवार वाले पहचान ही नहीं पाते, कहीं अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते उस व्यक्ति को, तो कहीं इलाज को लेकर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, जिसकी वजह से शायद जो परिणाम है वो अधिक गंभीर नजर आते हैं। किस तरह से इसकी पहचान की जाए और क्यों जरूरी है सही समय पर इलाज मिलना, बहुत विस्तार से इन सभी विषयों पर आज होगी बातचीत। दरअसल किस तरह से मस्तिष्क कार्य करता है और ब्रेन अटैक क्या स्थिति होती है, आइए जानते हैं। हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि किसी कारणवश मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी ही स्थिति है ब्रेन अटैक, जिसका प्रभाव न सिर्फ मस्तिष्क पर बल्कि शरीर के अन्य भागों पर भी पड़ता है। मस्तिष्क को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हृदय द्वारा पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से संचारित होती है। यदि मस्तिष्क में रक्त का संचार न हो पाए और उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए तो मस्तिष्क को क्षति होती है। ब्रेन अटैक में हृदय से मस्तिष्क को जाने वाली खून की नली में ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमने के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क में रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और मस्तिष्क के प्रभावित भाग द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में बाधा आ जाती है। व्यक्ति को लकवा हो सकता है, उसके बोलने की क्षमता जा सकती है और व्यक्ति की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ब्रेन अटैक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों में इसकी वजह उच्च रक्तचाप पाई गई है। ब्रेन अटैक की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन शैली को सही रखा जाए और सावधानी बरती जाए। लेकिन अगर व्यक्ति को ब्रेन अटैक हो जाए तो जरूरी है कि बिना समय नष्ट किए उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए। टोटल हेल्थ, टीडी न्यूज। तो ब्रेन अटैक होने पर जरूरी बात यह है कि तुरंत उसके लक्षणों को पहचाना जाए और अस्पताल ले जाया जाए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को राहत इंदौरी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं जिन लोगों के पास सवारी रहती है। साधन होना एक चीज है, लेकिन उनका सही उपयोग और इस्तेमाल करना दूसरी। जानकारी इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जानकारी होगी तो ब्रेन अटैक के लक्षणों को भी पहचानना और उसके बाद अगर ब्रेन अटैक जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन का और उसमें फिजिकल मेडिसिन का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, बहुत विस्तार से आज हम ये भी समझेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, डॉक्टर शाकिर हुसैन, डायरेक्टर, स्ट्रोक प्रिवेंशन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर यू सिंह, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। आप सभी का स्वागत है। अगर बात की जाए पक्षाघात की या स्ट्रोक की जो अवस्था होती है, उसमें खास तौर पर छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए और समय बचा जा सके तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी बातें आप भी
ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। इस विषय से जुड़े अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आपसे अनुरोध कि इस नंबर पर सिर्फ कार्यक्रम के इस 1 घंटे के दौरान ही आप कॉल करें और फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग ना करें, लैंडलाइन से कॉल कर सकते हैं आप। साथ ही अपना प्रश्न संक्षिप्त रखें और फ़ोन कॉल्स के अलावा ईमेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@ddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पद्मा, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोगों को शायद अभी तक ये भी लगता है कि ब्रेन अटैक और जो पैरालिसिस या लकवा या पक्षाघात है वो एक ही चीज़ है। ब्रेन अटैक दरअसल है क्या, जरा हमें विस्तार से समझाइए। ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो है जी, जो आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन में कहा कि कहीं जो रक्त की सवार जो रफ्तार है वो एकदम से रुक गया और वो ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको ये सप्लाई हो रही है उसमें ब्रेन ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाया, दैट इज वन अटैक। दूसरी जो रक्त नाली है वो फट गए और ब्लीडिंग हो जाती है, वो हेमरेज हो गया, वो एक वैरायटी होती है। जो भी वैरायटी हो, जहां भी ये चीज हुआ या ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा या ब्लीडिंग हो गया, उसके लिए जो जरूरी एनर्जी नहीं पहुंचा, तो जब ये ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज नहीं पहुंचा वो बहुत जल्दी से जल्द वो डैमेज हो जाती है। तो जिस एरिया में वो डैमेज हुआ वो लक्षण आती है जी। क्योंकि हमारे हर चीज जो चलना बोलना थिंकिंग बैलेंस सब चीज जो है ब्रेन से कनेक्टेड है जी। और हर जो पार्ट ब्रेन में है वो एक एक कनेक्शन में आती है। तो जिस जो भी पार्ट है जो हमारे मोटर मूवमेंट या ये इसमें आती है, तो पक्षाघात या लकवा हो जाते हैं जिसमें मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर गिर गया, मरीज गिर जाता है, पैरालिसिस जिसको पक्षाघात भी कहते हैं। दूसरा वैरायटी होती है जिसमें हमारा बोली चली गई, वो कमांड सेंटर अगर डैमेज हो गया एकदम से बोली चली जाती है। जो ठीक ठाक बोल रहे हो एकदम से या बोलना बंद कर दिया या कुछ उठपटांग बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको लोग कहते हैं ये एकदम से पागल हो गया। या उस पार्ट डैमेज हो गया जो कमांड है हमारा विजन का, यो जो देखने की शक्ति है वो एकदम से खत्म हो जाती है, एकदम से ब्लाइंडनेस आ गया, बैलेंस बिगड़ गया। अगर ये नक्तनाली एकदम से फट गया तो एकदम से हेडेक आ जाती है जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ, तो एकदम से वेरी सिवियर सडन हेडेक। और अगर वो पार्ट जो कमांड सेंटर हमारा होश का है, हमारा ब्रीदिंग का है, अगर वो डैमेज हो गया एकदम से बेहोश हो जाएगा। तो कई रूप से ये ब्रेन अटैक होता है। जो आम तौर पे लोग को पता चलता है वो है पैरालिसिस या पक्षाघात। जी डॉक्टर शाकिर हुसैन, जो विस्तार से जानकारी डॉक्टर पद्मा ने दी है, जहां पर अगर हार्ट अटैक होता है तो सिर्फ हार्ट को प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ब्रेन अटैक आता है तो उसमें न सिर्फ मस्तिष्क बल्कि पूरे शरीर पर इसका असर हो रहा है। लेकिन जितनी ज्यादा बात हार्ट अटैक की होती है, कहीं ना कहीं ब्रेन अटैक के बारे में बातचीत नहीं होती। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो जानकारी का स्तर और समस्या कितनी बड़ी है? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा, क्योंकि अगर इसको देखें दोनों बीमारियों का अगर हम कॉमन पॉइंट देखें, दोनों में जो ऑर्गन है या जो हृदय है या मस्तिष्क है, उसकी खून की जो सप्लाई है उसमें सडन रुकावट आ जाती है। उसके कारण से या तो हार्ट अटैक होता है या ब्रेन अटैक होता है। चूंकि हार्ट का जो हृदय का काम जो है सिर्फ महत्वपूर्ण रूप से एक ही होता है, जो कि खून को पंप करना जी। तो इस कारण से जो सिम्टम आते हैं वो जनरली लिमिटेड होते हैं, या तो वो पंपिंग फेलियर होता है जिसके कारण से पेशेंट को अचानक सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, और दूसरा सीवियर पेन चेस्ट के पास होता है, तो इसलिए कॉमन व्यक्ति बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। चूंकि मस्तिष्क जो है कई तरह के काम करता है, जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया कि निर्भर करता है कि किस जगह पर वो खून की जो प्रवाह जो है उसमें रुकावट आई है। मिसाल के तौर पर ब्रेन जो है हमारा चलने का काम भी करता है, मूवमेंट का काम करता है, हमारा थिंकिंग का काम करता है, एडवांस जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है और बिहेवियर है, ये सारा रेगुलेशन जो है ब्रेन से होता है। सो ब्रेन जो है वो बड़े डाइवर्सिफाइड या कहते हैं कि कई तरह के कामों को करता है। तो ये निर्भर करता है कि किस जगह के ब्रेन की रुकावट, धमनियों की रुकावट आई है, उसी तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। और इसी कारणवश अक्सर करके जो
इसके जो लक्षण होते हैं वो कई बार, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर रोशनी कम होती है तो अक्सर मरीज समझता है कि ये आंख की प्रॉब्लम है जी। अगर जैसे अचानक उसकी बोली के ऊपर असर आ जाता है, जैसे स्पीच प्रॉब्लम या एफेजिया कहते हैं, वो अक्सर ये माना जाता है कि अचानक इसको किसी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। सो इस कारणवश जो है वो कई बार मरीज खुद भी नहीं समझ पाता, और कई बार ऐसा भी कहूंगा मैं कि जो फैमिली फिजिशियंस हैं या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या इवन कई बार जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये समस्या किस तरह की है जी। सो इसीलिए ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसी कारणवश जो जहां तक हृदय के जो स्ट्रोक का जो इलाज जो आज इतना अच्छी तरह से संभव हो पाया है, मस्तिष्क के स्ट्रोक का संभव नहीं हो पाया, जैसे आपने शुरुआत में कहा उस शेयर के माध्यम से जी। कि आपके पास जो है सवारी है लेकिन उसको कैसे करना है ये आपको पता नहीं है। वो जो है ना, आप जो कह रहे थे कि लोगों को पता नहीं चलता, इवन गवर्नमेंट के तौर पे जो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, ये स्टैटिस्टिक्स के अनुसार से तो ये जो ब्रेन अटैक इज इक्वल इन नंबर टू हार्ट अटैक्स। जो जानलेवा बीमारियों में ये नंबर 2 में है। पहला नंबर कैंसर है, नंबर 2 में हार्ट अटैक भी है, ब्रेन अटैक भी है। हालांकि जो इंसिडेंस प्रिवेलेंस स्टैटिस्टिक्स भी 1960-70 से अब तक जो देखा गया है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कहते हैं, बहुत जो धीरे धीरे नहीं तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट जैसे कि इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रोक एपिडेमिक, इतनी नंबर्स आ गया है। इसीलिए अब पता चल रहा है एंड गवर्नमेंट भी इट इज अवेकनिंग टू दिस बर्डन, और ये इसके बारे में भी जानकारी ज्यादा अब हो रहा है। तो जानकारी को और बढ़ाते हैं आगे। डॉक्टर यूल सिंह, रिहैबिलिटेशन की अगर बात करें तो लोगों को ये लगता है कि उसमें कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, कुछ थेरेपीज दी जाती हैं, जिससे अगर फ्रैक्चर्स या इस तरह के दूसरे मामले हो गए उसमें जो पेशेंट है उसको बेटर फील होगा। रिहैबिलिटेशन इन इटसेल्फ क्या है और स्ट्रोक में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? रिहैबिलिटेशन बेसिकली हम 4 मुद्दे देखते हैं कि फिजिकली हमारे पास जो शरीर चल रहा है उसकी सेंसेशन है वो कैसी है। दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि आदमी का सोच उसके साथ में कैसे खराब हुई या बदली। तीसरा होता है कि उसका आसपास के जो परिवार है, सोसाइटी है, उसके अंदर आदमी कैसे रहता है। और चौथा अपना काम कैसे करके खाना कमाना करता है या पढ़ाई करता है आदमी। सो 4 मुद्दों को देखते हुए हम आदमी को वापस जिस कंडीशन में मैक्सिमम बेस्ट ला सकते हैं, रिहैबिलिटेशन का काम वो है कि हम उसको कोशिश करते हैं कि अपना काम पूरी तरह से ज़्यादा इन 4 चीज़ों को देखते हुए करें। तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया कि पैरालिसिस है या सेंसरी डेफिसिट है या बोलचाल नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो उसके अंदर आदमी को सिखाया जाए कि कैसे वो अपना काम खुद कर सके, कैसे चल सके, उसके बाद कैसे बातचीत कर सके। बातचीत बोल के नहीं कर सकता है, इशारे से कर सकता है, लिख के कर सकता है या अपने जेस्चर से कर सकता है। तो फिर किस तरह से अपने परिवार में रहे कि उसको उसका परिवार का जो रोल है वो उसी तरह से बना रहे, और अपने काम में कैसे जाए, और अपने जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, तो वो सब काम कर सके। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए रिहैबिलिटेशन काम करता है। जी डॉक्टर शाकिर, हमारे पास एक ईमेल आया है हेमंत कुमार का। थोड़ी देर पहले डॉक्टर पद्मा ने बताया कि अटैक जो है 2 तरह का, स्ट्रोक 2 तरह का होता है। अब ये कारणों की बात जरा हम कर लें। वो ये जानना चाह रहे हैं और उनके माध्यम से हम कारणों पर बात करते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी दवाई के सेवन से भी ब्रेन अटैक हो सकता है? क्या कारण होते हैं? जी देखिए, डायरेक्टली किसी दवा के सेवन से नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाइयां हो सकती हैं जो खून की जो कंपोजिशन है उसको परिवर्तित कर सकती है। जैसे उसकी क्लॉटिंग की पावर, जो क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी है उसको जो है अधिक कर सकती है। तो उस कारण से, कुछ दवाओं के कारण से इसका स्ट्रोक हो सकता है। और स्ट्रोक का एक और जो है ड्रग अब्यूज के कारण से भी हो सकता है। अच्छा। जैसे कि कोकेन यूज है जी। या जो व्यक्ति जो है इंजेक्शन के माध्यम से जो दवा लगाते हैं, तो उनके कारण से भी स्ट्रोक जो है संभव हो सकता है। वो दोनों तरह का हो सकता है। वो धमनी के रुकावट के कारण से, या कई बार उसमें धमनी के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जो जिसे हम एन्यूरिज्म या
माइकोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं, और वो कई बार फट जाते हैं और उसको उसके कारण से भी स्ट्रोक संभव हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर पद्मा और क्या कारण होते हैं स्ट्रोक के, क्या कारण हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रोक? रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक। अच्छा। अगर हालांकि आप देखें, जी। हार्ट हो या ब्रेन हो या किडनी हो, रिस्क फैक्टर्स एक ही है। नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 3 हाइपरटेंशन। इसीलिए मैं हाइपरटेंशन बोल रही हूँ, या ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, ये इतना महत्वपूर्ण कारण है। या हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक हो या किडनी की प्रॉब्लम हो। हालांकि क्योंकि जो ब्लड वेजल्स जो है, बॉडी तो एक ही है और सारा ऑर्गन्स को ऐसे ही तो ब्लड सप्लाई मिलती है। नंबर 2 इज डायबिटीज, जो शुगर की प्रॉब्लम है। नंबर 3 जो डिसलाइपिडीमिया या बैड कोलेस्ट्रॉल या जो वो होते हैं। नंबर 4 इज हार्ट डिसीज। हार्ट एंड ब्रेन इतना महत्वपूर्ण उसकी जो रिलेशनशिप है, हार्ट में कुछ होता है तो ब्रेन में होगा, ब्रेन में कुछ होता है तो हार्ट में होगा ही। तो इनफैक्ट हार्ट अटैक्स जो है उसमें जो खून क्लॉट्स बन जाता है, वाल्व डिसीजेस होते हैं। एंड देन वी हैव लाइफस्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट स्मोकिंग। नंबर 2 इज एक्सेसिव अल्कोहल। उसके अलावा बहुत सारे कारण है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, ड्रग्स है, इन्फेक्शन है, आर्टेरियोपैथी, एंजियोपैथी, 1000 कारण है। जो स्ट्रोक्स बच्चों में होती है, बहुत छोटे उम्र में होती है, उनकी कारण अलग होते हैं। पर अगर आमतौर पे हमको देखना है, बाय एंड लार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, डिसलाइपिडीमिया, स्मोकिंग। जी डॉक्टर एक और महत्वपूर्ण कारण मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, वो खास करके हमारे देश में और ज्यादातर जो है स्त्री जो है सेक्स में जी। स्त्रियों में वो होता है यूजुअली प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जो होता है उसके दौरान, और वो होता है वीनस स्ट्रोक कहते हैं उसे हम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो खून ले जाने वाली जो नलियां होती है उसे हम धमनी कहते हैं, और खून वापस जो दिमाग से हार्ट तक ले जाती है उसको वेन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेन जो होती है उसमें क्लॉटिंग होकर के वो बंद हो जाती है, तो खून अंदर जा पाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो उस कारण से कॉमनली ये जो ग्रुप होता है वो यंग वुमन ऑफ जो पार्टम पीरियड जो होता है, पेरी पार्टम पीरियड, उस दौरान ये पक्षाघात अक्सर देखा जाता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटेबल है। महत्व ये है कि ये सही समय पे आइडेंटिफाई होना चाहिए और इलाज के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जी, सही समय पर आइडेंटिफाई होना। डॉक्टर पद्मा, कोई भी व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई करे कि अगर कोई सामने व्यक्ति है कुछ एबनॉर्मल लग रहा है तो ये स्ट्रोक ही है? इसके लिए जो हमने पहले भी बात किया था, जो सिम्टम्स एंड साइंस, एक इम्पॉर्टेंट है सडननेस, अचानक जो मिनटों में हो जाता है। एक क्षण बिल्कुल ठीक है और अगले 5 मिनट में देखा है कि कुछ हो गया, तो सडननेस, ये नहीं कि धीरे 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 पिछले 2 हफ्ते से 1 महीने से बढ़ती जा रही है। सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो लोगों की जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ये कैंपेन शुरू किया है कि हम ये बात करते हैं कि सडन विजन लॉस है, सडन पैरालिसिस हो गया, सडन सेंसरी लॉस हुआ, सडनली बैलेंस बिगड़ गया, सडन जोर से चक्कर आ गया, वॉमिटिंग हो गया, गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो 1000 चीजें हैं जो ये तो लोगों को जानकारी लेना और रिमेम्बर उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी। देयरफॉर एक टेक्निक लिखा है कि फास्ट है, फास्ट इज FAST। तो वो कहते हैं कि आप बस चेहरा देखिएगा और उनको बोलिएगा कि आप स्माइल करिए, और अगर आप कुछ देखते हैं कि चेहरा जो है टेढ़ा है, और ये कहिए कि आप उनको कुछ बोलने की कह दीजिए, बोली कुछ अलग तरीके हो रहा है, ठीक ठाक बोल रहा था आप ठीक से नहीं बोल रहे, या समझ नहीं पा रहे, या बोली ही नहीं है, या उनको ये कह दीजिए कि अपना हाथ को ऊपर कर दीजिए। अगर ये हाथ ठीक है, दूसरी हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, ओके, ये जो है ये चल नहीं पा रहे सडनली। पर फास्ट में इनफैक्ट FAS इज गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंस, T इज फॉर टाइम। ये बहुत सिंपल थिंग है कि लोगों को अगर कह दे कि बोलिए, आप दांत दिखाइए या स्माइल करिए और हाथ ऊपर करिए या चलिए, ये नहीं कर पा रहा और इसमें कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है और ये सडनली हुआ, तो ये हो सकता है ब्रेन अटैक। ये सडनली हुआ। हमारे पास लगातार ईमेल आ रहे हैं, जो आप लोगों ने जो भी बातें बताई हैं वो सुनकर कुछ लोगों को चिंता भी हो रही है। सुनील कुमार ये कह रहे हैं कभी कभी बोलते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं
तो क्या ये ऐसा कोई लक्षण तो नहीं? नहीं, जैसे बोलने में अगर लड़खड़ा रहे हैं और जी। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है तो वो अलग चीज है। ऑब्वियसली कुछ कारण तो है उसकी, पर ये जो ब्रेन अटैक का मैंने जैसे कहा, ये सडनली हुआ, ये अचानक होगा? अचानक हुआ। और ये जो अचानक ये चीजें जो आती, अगर 18 साल की उम्र में भी ये आता है, एक जमाने में हम सोचते थे कि 18 साल की उम्र में स्ट्रोक होता नहीं है। अब वी नो कि स्ट्रोक इन यंग भी कारण होती है, हो सकता है उनमें कुछ और कारण हो, फिर भी ये लेके सस्पिशन लेके जल्द से जल्द पहुंचना इम्पोर्टेंट है कि ये स्ट्रोक हो या कुछ और हो। सडनली अगर कुछ डेफिसिट, सडनली अपनी फंक्शन में कुछ अलग आ गया जी। तो आप इसको गौर से देखिएगा और तुरंत आप मेडिकल हेल्प के लिए शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से कोई काम करने में अगर एकदम अचानक दिक्कत आ रही है तो वो लक्षण हो सकता है। रविंद्र हैं, डॉक्टर शाकिर वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तनाव से भी, स्ट्रेस से भी ब्रेन अटैक हो सकता है? वेल, स्ट्रेस जो है कई बीमारियों की उत्पत्ति देता है जी। लेकिन इमीडिएट सेंस में इसके कारण से कोई दिक्कत नहीं होती। स्ट्रेस जो होता है स्वाभाविक है और वो हमारे जीवन का जो है वो अभिन्न अंग है। जी। डॉक्टर यू सिंह, एक का जवाब आप भी दे दें। नितिन सैमुअल हैं जमालपुर से, वो ये जानना चाहते हैं, आपने रिहैबिलिटेशन की और फिजिकल मेडिसिन की जो बात की, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तेल की जो मालिश है, ऑयल मसाज से, क्या ब्रेन अटैक के बाद किसी भी व्यक्ति को जिसको पैरालिसिस या इस तरह की कोई परेशानी हो उसको लाभ होता है? जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें ये कहा जाता है कि मालिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि एक नुकसान होने का खतरा होता है कि यदि आपने ज़ोर से मालिश कर दी तो मांसपेशियां ऑलरेडी पैरालाइज्ड होती हैं, ढीली होती हैं, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने से वहाँ पर ब्लड जमा हुआ और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कैल्शियम जमा होता है तो जोड़ चलने बल्कि बंद होने का खतरा ज़्यादा होता है। जी। तो नुकसानदेह है। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ब्रेन अटैक के बारे में। हमने कुछ बातें जानी हैं, कुछ कारण हमने समझे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है विशेषज्ञों से। सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। ब्रेन अटैक है आज का विषय टोटल हेल्थ में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शाकिर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया और आपने भी यही कहा कि लक्षणों को पहचानिए, लक्षण पहचानने बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि लक्षण तो लग तो रहे थे ब्रेन अटैक जैसे, लेकिन ब्रेन अटैक तो नहीं था, तो हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास? ये जरा बताइए। वेल, जैसा हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि सब महत्व इस चीज को जल्दी आइडेंटिफाई करने का है कि जितना जल्दी हम बंद नली को खोल सकते हैं उतना जल्दी हम उसमें ब्रेन के फंक्शन में रिकवरी ला सकते हैं। यानी कि आज ये संभव है कि हम दवाओं के या इंटरवेंशन के उपयोग के माध्यम से एस्टेब्लिश स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि इलाज के दो पहलू हो जाते हैं आज के समय में। एक तो एक्यूट स्ट्रोक को रिवर्स करना, यानी कि उसको ट्रीट करना, और दूसरा स्ट्रोक दोबारा ना हो उसको प्रिवेंट करना अर्लीस्ट पॉसिबल। और ये दोनों काम जितने जल्दी किए जा सकते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रोक जो होता है जिसे हम माइनर स्ट्रोक कहते हैं या TIA कहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए हाथ सुन्न हुआ, 50 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर हाथ झटका और वो ठीक हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर TIA या ये जो छोटा माइनर स्ट्रोक होता है उसमें तकरीबन 25% संभावना होती है कि दूसरा अटैक विदिन 7 डेज हो सकता है, जो कि रिवर्स ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनकी धमनियों की स्थिति को पता कर लें, जो कि कॉमनली इस फॉर्म में होती है कि उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज होता है, जो कि करीबन 100 मरीजों में से 30 या 40 मरीजों में देखा जाता है, तो उस ब्लॉक्ड नली को हम समय रहते अगर खोल सकते हैं तो मेजर अटैक को हम समय रहते ही प्रिवेंट कर सकते हैं जी। समय का इसमें दोनों रूप से बहुत महत्व है। जो एक्यूट ट्रीटमेंट में अगर हम डिले करते हैं, जैसे मरीज अगर 3 घंटे के अंदर आता है, और डॉक्टर पद्मा इसके बारे में बताएंगी कि अगर हम जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और वो धमनी अगर खुल जाती है तो मरीज का सिम्टम और जो पैरालिसिस या जो भी स्ट्रोक के सिम्टम है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं जी। डॉक्टर पद्मा, ये जो सही समय की बात हो रही है, खास तौर पे अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए तो बहुत बार होता है कि उनको वैसे भी लगता है कि कहीं वीकनेस हो रही है, और कहीं वो वीकनेस अगर पैरालिसिस था
तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हो जाती है कि शायद हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति तो नहीं आ गई, थोड़ी देर इंतजार किया जाए। इस तरह की जो त्रुटियां हैं या छोटी छोटी चीजें अगर लापरवाही की जाए कितनी हानिकारक हो सकती हैं? हानिकारक हो सकते हैं। और ये भी सही एक्चुअली जो चिंता है उनकी कि ये एक स्ट्रोक मिमिक भी हो सकता है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हुआ तो ये प्रॉब्लम्स लगता है कि स्ट्रोक जैसा है, स्ट्रोक नहीं है। परंतु अगर ये सोच के हम घर पे बैठ गए कि हमको अचानक एक तरफ चींटियां चल रही है, ये हाथ पैर इस तरफ ठीक से नहीं काम कर रहे, हम बहुत ये लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा, हो सकता है इसमें ग्लूकोज की कमी हो। पर अगर आप अपने आप ग्लूकोज ले लिया और लेट गए और सोचे कि अब मैं जब उठ जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, ये अक्सर गलत निकलता है। तो वो इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर शाकिर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि टाइम जो है वो टाइम निकल जाएगा, वो 3 घंटे के बाद जब उठेंगे पूरी तरह पैरालिसिस हो गया, और उस समय आप उठा के आप हॉस्पिटल ले आएंगे, वो 4.5 घंटे भी गुजर गए और वो जो नाली जो बंद हो गया उसको खोलना मुश्किल पड़ जाएगा। तो जितना रिवर्सल हो सकता है नहीं हो सकती। तो देयरफॉर जब अचानक कुछ प्रॉब्लम हुआ, पहले आप हॉस्पिटल आ जाए, वहां पे ग्लूकोज भी टेस्ट हो जाएगा, अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज भी दिया जाएगा, स्ट्रोक है तो स्ट्रोक भी हो जाएगा, उसकी इलाज भी हो जाएगी। तो ये नहीं सोच के बैठ जाना घर पे कि ये कुछ और है और मैं लेट जाऊं या मैं थोड़े टाइम रेस्ट ले लूं, डिले नहीं करना। डॉक्टर पद्मा, इस तरह के पेशेंट्स को जब घर से अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कहीं वीकनेस या कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, कौन सी बातों का ध्यान जरूर रखा जाए इन बिटवीन जब घर से अस्पताल लेकर जा रहे हैं? वेरी गुड। एक्चुअली ये जो प्री हॉस्पिटल कैरेज और ये इसमें डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत अच्छी तरह उनकी ट्रीटमेंट पैराडाइम्स बनाया है। इनफैक्ट उसमें बहुत सी एडवांस्ड कंट्रीज में ये देखते हैं कि वो एम्बुलेंस में ही एक सीटी स्कैन भी है और वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंच भी गया है और ट्रीटमेंट वहीं शुरू कर देते, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज ब्रेन। और इनफैक्ट ये देखा है कि हर मिनट अगर आप इलाज नहीं किया 2 मिलियन न्यूरॉन्स, 2 मिलियन कोशिकाएं मर जाएंगे। तो वी आर काउंटिंग डाउन इन मिनट्स। देयरफॉर ये होता है। उतना एडवांसमेंट हमारे देश में अभी आया नहीं, पर ये देखते हैं कि अगर स्ट्रोक और ये हार्ट अटैक भी हो, एस्पिरिन दिया जाता है मुंह पे जी। एंड यस, अगर थ्रोम्बोलिसिस करना है, ये करना है, वो करना है, वो तो वो अलग बात है जिसमें एस्पिरिन हम देते नहीं है। ये एक क्रॉस द बोर्ड अगर आपको ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को शुरू करना है तो एस्पिरिन दे दे। दूसरी चीज जो है, अगर ये बेहोश है मरीज तो उन्हें मुंह खोल के कुछ ना दे, डोंट डू इट, क्योंकि वो एस्पिरेशन हो जाएगा। बिकॉज ये जो है कि जैसे ट्रॉमा में जो होता है, जैसे आप ध्यान से निकाले और एक तरफ लिटा जाए, ये जो अपना थूक वगैरह अंदर ना जाए, स्पेशली हालांकि जिनमें होश नहीं है, तो ये प्रिकॉशंस ले। एंड वो जो एडवांस उसमें आईवी भी लगा दे और ये इंफॉर्मेशन अगर पास कर दे तो जो मैनेजमेंट हो सकता है वहां कर सकते। ध्यान आप जो कहा है, बेहोश हालत में मुंह में कुछ ना दे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी डॉक्टर शाकिर, हमारे पास 2 ईमेल हैं। एसपी जैन हैं, उन्होंने एक बात जाननी चाहिए उनकी भाभी को, जिनकी उम्र शायद 70 वर्ष के आसपास है। उनको 2-3 वर्षों में बार बार इस तरह के सडन अटैक्स होते हैं जिसमें उनकी आवाज़, उनकी बोलने की शक्ति चली जाती है और 4-5 दिन बाद वो ठीक हो जाती हैं। वो ये लिख रहे हैं कि हम इसको अभी तक ENT से रिलेटेड कोई समस्या समझ रहे थे, ये क्या है, क्या ये ब्रेन अटैक का कोई लक्षण है? बिल्कुल, आई थिंक ये जो सिम्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम इसको क्लिनिकली रखेंगे कि ये स्ट्रोक हो सकता है। और इस स्ट्रोक का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो यानी कि उसकी स्टोरी को जब हम सुनते हैं और अगर उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है और 2 या 3 दिन में रिकवर हो जाती है तो ये रिवर्सिबल स्ट्रोक है और बार बार हो रहा है। इसमें जरूर या तो धमनी में या इसके खून के कंपोजिशन में कोई कारण है जिसको इन्वेस्टिगेट करके और आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और ये प्रिवेंटेबल होता है। जी, और इसके अलावा अमित गौतम, डॉक्टर पद्मा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनको सिर दर्द की, बहुत तेज सिर दर्द होता है उनको महीने 2 महीने में, और उस दौरान वो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो उनको लगता है कि ये कहीं कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कहीं ये लग रहा है माइग्रेन है जी। तो ये बार बार जो है, सबसे कॉमन हेडेक्स तो माइग्रेन ही है। ये जो हेडेक हम कह रहे जो स्ट्रोक में, स्पेशली जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज,
डॉक्टर शाकिर और बता सकते, इसमें जो एन्यूरिज्म फट जाते, वो हेडेक जिंदगी में कभी नहीं हुआ इतना तेज, जैसे सिवियरेस्ट हेडेक इन अ लाइफ टाइम। और उसके बाद कुछ और हो जाएगा, गर्दन भी अकड़ जाएगा, कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, कुछ लोग को दौरे पड़ जाएंगे, वो अलग चीज है। इनका जो है, इफ इज अ यंग मैन और बार बार हेडेक्स हो रहा है एंड वो ठीक भी हो जाता है, दिस इज मोस्ट लाइकली माइग्रेन रादर देन स्ट्रोक्स। जी डॉक्टर शाकिर, अक्सर हार्ट अटैक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग्स में ज्यादा अटैक्स आते हैं, क्या इस तरह का कोई टाइमिंग ब्रेन अटैक्स के मामले में भी है? बिल्कुल। ये जो डायरनल वेरिएशन जो है या सर्काडियम जो रिदम का जो इसका एसोसिएशन है वो तकरीबन सिमिलर होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो स्ट्रोक होता है वो वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग में, या कई बार सुबह जब पेशेंट उठता है तो पैरालिसिस के साथ उठता है। तो ये इसके जो है डेफिनेट कारण तो पता नहीं है, लेकिन कई सारे हार्मोनल चेंजेस जो डायरनल रिदम के साथ होते हैं शायद वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के अलावा डॉक्टर पद्मा, कभी कभी ऐसा लगता है सोते हुए कि हाथ पैर सुन्न हो गया या सो गया जिसको कहते हैं, क्या ये TIA हो सकता है? मोस्ट लाइकली नो, क्योंकि जो प्रेशर के साथ जो सुन हो गया, उसका प्रेशर होने के बाद ठीक हो जाता है, तो यूजुअली प्रेशर पॉलिसीज वो दूसरी तरह के होता है। सो वी शुड एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू स्ट्रोक, और ये हमारा ये मकसद नहीं है कि ये हम एंग्जाइटी शुरू कर दे, दोज थिंग्स आर नॉट रियली स्ट्रोक्स। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ब्रेन अटैक या पक्षाघात के बारे में, किस तरह से हो सकता है, पहचान कैसे की जाए और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ये हमने जाना है, किस तरह से ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन किया जाता है ये जानेंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक, इस विषय पर आज हो रही है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यू सिंह, एक बार स्थिति हुई, व्यक्ति को अटैक आया और पैरालिसिस हो गया, इतने सारे पेशेंट्स से एक्सपोजर है आपका, किस तरह के मामले सामने आते हैं? व्यक्ति अभी तक नॉर्मल था, सडनली कुछ हुआ एंड नाउ ही इज नॉट नॉर्मल। ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात है कि परिवर्तन आया और बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए उसे समझाना और वापस बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश? एक्चुअली जो आपने मुद्दा उठाया वो बहुत ही अहम है। हम ये कहते हैं स्ट्रोक केवल एक आदमी को नहीं हुआ, पूरे परिवार को हुआ, क्योंकि जब वो पैरालाइज हुआ, अपना काम देखभाल अपना नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपनी तरफ से तो मुश्किल है कि अपना नहाना धोना, खाना पीना नहीं कर पा रहा है, अपनी ज़रूरत नहीं बता पा रहा है, कपड़ा पहनना नहीं पहन पा रहा है, यहाँ अपने काम पर जाने नहीं जा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मगर ये देखा है कि पहले ज़माने में ये ज़रूर कहा जाता था कि स्ट्रोक हुआ, रहने दीजिए, आदमी के 10 दिन और हैं, 15 दिन और हैं, ये बिस्तर में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर देखा गया कि कम से कम 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरे अपने काम में भी वापस आ सकते हैं। तो इतने बड़े लोगों मतलब पॉपुलेशन को क्यों रोका जाए अपने काम के लिए? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना काम कर सके और अपना चलना फिरना कर सके। दूसरी बात, उस आदमी में कितनी अपनी शक्ति है आगे बढ़ने की, अचीवमेंट करने की, और परिवार में कितना सहयोग है, इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी कठिन होता है। यदि परिवार का सहयोग अच्छा हो और आदमी में अपनी शक्ति हो, तो जो बची हुई उसकी शक्ति है उसके साथ में निपुण हो सकता है अपने काम में भी और अपना दूसरा कमाने वाला काम करने के लिए भी। जी डॉक्टर यू सिंह, जो मस्तिष्क है वो शरीर को चलाता है, जी, नियंत्रण उसका रहता है। आपके यहाँ जब वो आता है तो आप उसके शरीर को चलाते हैं ताकि उसका दिमाग चल सके, तो दोनों का रिश्ता कैसा रहता है, जरा ये जरा हमें समझाएं। एक्चुअली हम खाली शरीर को चलाने का काम नहीं करते हैं, दिमाग के ऊपर सबसे पहला काम होता है काउंसलिंग, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कि उसको तकलीफ क्या हुई। पेशेंट नहीं समझ सकता है तो उसके परिवार वालों को बता दें कि उसको तकलीफ क्या है। उसके साथ साथ जो उसका हाथ पैर चलाने का काम है, बोलचाल का काम है, उसके लिए थेरेपीज हैं। उसको अपने सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए काउंसलिंग होती है, सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये देखा गया डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन इतना कॉमन है कि उसमें ये कहा जाता है कि हर एक स्ट्रोक के पेशेंट को यदि 3 से 6 महीने एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाएं तो उनकी आउटकम अच्छी होती है।
ये चीज काफी लोग निगलेक्ट कर देते हैं। और फिर कुछ भी काम करे उसको अपना यूजफुल अर्निंग कर सके, वो करने के लिए भी चेष्टा की। डॉक्टर यू सिंह, एक और बात आप बताएं कि जैसा ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर शाकिर बोल रहे थे कि जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिला उतना बेहतर है। क्या रिहैबिलिटेशन की अगर बात करें उसमें भी ये सही होगा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, इंटरवेंशंस हो रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर शायद अगर कुछ नहीं होगा तब रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। एक्चुअली यदि आपने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर देखा तो स्ट्रोक यूनिट के अंदर रिहैबिलिटेशन डे 1 से शुरू होता है। कैसे पेशेंट आया, यदि पैरालाइज्ड है उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए ताकि उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चर्स जैसे कि जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, वो ना हो पाए। दूसरी बात है कि जैसे उसकी मेडिकल कंडीशन स्टेबलाइज हो गई कि उन्होंने क्लॉट निकाल दिया, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर दिया, पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसको जितना जल्दी हो सके बिठाना, जितना जल्दी हो सके खड़े कराने की कोशिश, यदि किसी अप्लायंस की जरूरत है तो वो साथ में दें, डे 1 से शुरू करते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज में ये कहा जाता है कि 18 दिन के अंदर अंदर मरीज को घर में अपने इंडिपेंडेंट बना के भेजना, इवन इफ उसका पैरालिसिस है वो भी करना 18 दिन में। डॉक्टर शाकिर आप जी, पर आपने जो सवाल पूछा कि इस पैरालाइज सिचुएशन में हम जो है पेरिफेरल अंगों को स्टिमुलेट करते हैं जी। तो ये एक जो है ब्रेन का जो होता है एक रिश्ता होता है जिसे हम ब्रेन जो काम करता है वो अपने जो सिग्नल्स मिलती हैं पेरिफेरी से, जिसे कान के द्वारा जो है सुनना, आंख के द्वारा देखना, तो ये सोमेटिक सेंसेशन कहलाते हैं। तो जो सोमेटिक सेंसेशन मूवमेंट के होते हैं वो जब ब्रेन को के सेल्स को पहुंचते हैं तो वो जो डेड सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, लेकिन उसके जो वातावरण के उसके आसपास की जो दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं वो इस फंक्शन को टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं। सो फिजिकल स्टिमुलेशन का और फिजिकल जो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी वो रिश्ता है, और वो रिश्ता है और वो जितना जल्दी एक्सप्लोर किया जाए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले दिन नहीं पहले मिनट से ही वो चीज शुरू हो जानी चाहिए, उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यानी देर किसी भी चीज में नहीं करनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर पद्मा, बात अगर अब इलाज की करें, इलाज आपने कहा कि जल्दी से जल्दी लेकर जाना है, तो क्या क्या इलाज संभव है, कहाँ संभव है, किस तरह से और कितनी जल्दी इलाज होता है इसमें? हम अगर इस्चेमिक स्ट्रोक लें, वो सबसे कॉमन है जहाँ पे वो खून की रफ्तार, इस्चेमिक अटैक क्या होता है? खून की रफ्तार बंद हो गया, वहां पे खून नहीं पहुंच पा रहा है, हमको क्या करना है, खून पहुंच पाना है, तो खून की रफ्तार को जल्द से जल्द चालू करनी है, उसी को क्लॉट रिमूव करना है। वो हम या मेडिकली करते हैं, इंट्रावीनस आईवी में थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, नहीं तो जैसे डॉक्टर शाकिर ने कहा वहाँ पे इंट्रा आर्टीरियल कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं, क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। वो उसकी टाइम पीरियड्स होता है, जो हम इंट्रावीनसली देते वो 4.5 घंटे के अंदर देते, उसके बाद अगर हुआ या ये जो नाली जो बहुत बड़ा है और क्लॉट भी बड़ा है तो दूसरी तरीके अपनाना पड़ेगा, इंट्रा आर्टीरियल मैकेनिकल। वो जो सेंटर्स है वो एडवांस सेंटर्स, जैसे अगर कुछ मेजर सेंटर्स में होता है, इंट्रावीनस बहुत सारे स्मॉल सेंटर्स में भी हो सकता है। ये हैविंग सेड ऑल दिस, ये हो सकता है कि स्ट्रोक हुआ टिम्बकटू में और आपको यहाँ पे गुड़गांव या दिल्ली या कहीं भी पहुंचने में आपको 4.5 घंटे नहीं, 4.5 डेज भी नहीं, 4.5 हफ्ते हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, भारत देश इतनी बड़ी है और सारा स्ट्रोक्स तो दिल्ली में नहीं होता, मुंबई पे नहीं होता है, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां भी हो सकता है। तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, तो उनको जो है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, इन्फेक्शंस ना हो, जो एस्पिरेशन जो मैंने कहा कि थूक या जो पानी या जो खाना जो लंग्स में ना जाए, उनकी पोजीशनिंग अगर वो जो डॉक्टर यू सिंह अच्छी तरह जो बताया, रिहैबिलिटेशन, ये करने में जो हम स्ट्रोक यूनिट कहते हैं, स्ट्रोक यूनिट एक ऐसे चीज नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े गैजेट्स है, बहुत महंगा मशीनरी है, ये नहीं है, जानकारी है। और आप बीपी देखने में, ग्लूकोज करने में, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में, बुखार आए तो उसको ट्रीट करने में और एक्सरसाइज कराने में क्या वक्त लगती है, क्या एक्सपेंस लगता है, कहीं भी हो सकती है, उससे ही बहुत अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ऑल दिस वी मैनेज इन एज अ क्रिटिकल केयर। एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट इज अ इमरजेंसी,
सारे मेडिकल इमरजेंसीज जैसे होते हैं, उसका ही हिस्सा ये भी है। तो एक तो है जो बंद हो गया उसको निकालो, उसकी बहुत सारे एडवांसेस हो गया। दूसरी है कि ये स्ट्रोक यूनिट मैनेजमेंट जो क्रिटिकल केयर होते, और तीसरा है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। तो क्विकली हमको पता करना है कि ये हुआ क्यों, कि नली बंद कहाँ हुआ। हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में कोई वाल्व की प्रॉब्लम नहीं है, जो हार्ट रिदम होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तैयार करके उसके लिए एक पैराडाइम होती है, वो क्विकली कर देते और वो भी इस्तेमाल कर देते ताकि दोबारा ना हो। जी, दिस होल थिंग इज एक्सरसाइज जो हमारा कोशिश होगा कि नीचे नीचे छोटे छोटे सेंटर्स में भी उपलब्ध हो जाए, ताकि सारा स्ट्रोक्स को आउटकम जो है अच्छी तरफ आ जाए। जी डॉक्टर शाकिर, इंटरवेंशंस की बात करें तो क्या क्या और हो सकता है, और एक जो कॉस्ट फैक्टर है जैसे डॉक्टर पद्मा कह रही हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया जाए उसको? जी हाँ, देखिए जो स्ट्रोक मैनेजमेंट है, जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि क्विकली हम इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। बट कॉमनली देखा गया है हमारी सर्विसेज में कि ज़्यादातर, हालांकि जो ब्लीडिंग के कारण से जो स्ट्रोक होते हैं वो 15 से 20% व्यक्तियों में होते हैं, और 80% में जो है वो धमनी के बंद होने के कारण से होते हैं। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में हम जो ज़्यादा स्ट्रोक देखते हैं वो ब्रेन हेमरेज के स्ट्रोक देखते हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा कि जो इसका जो इलाज है वो दोनों ही स्थिति में बहुत ही क्विक होना चाहिए। जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इलाज का वो है बंद धमनी को जितना जल्दी हो सके खोलना। उसके खोलने के लिए जो सबसे प्राथमिक जो उपयोग जो यानी कि स्ट्रेटेजी है आज की तारीख में दुनिया में जो कि एस्टेब्लिश्ड है वो है इंट्रावीनस यूज ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं वो चूंकि वो इंट्रावीनस रूट से इस्तेमाल होते हैं, सो वो कहीं भी छोटे सेंटर में भी जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट और सीटी स्कैन की फैसिलिटी है वहां ये आसानी से किया जा सकता है। जी। अगर वह विधि काम नहीं करती है और इस विधि को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होता है जिसे हम विंडो पीरियड ऑफ गोल्डन आवर कहते हैं, वो तकरीबन 3 से 4.5 घंटे का माना जाता है आईवी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस विंडो के बाहर आता है तो उसके लिए हमारे पास 6 घंटे से 8 घंटे तक का समय होता है कि इंटरवेंशन के माध्यम से हम उस धमनी को खोल सकते हैं। और उसमें उपयोग होता है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे पैर की जो खून की नली है उसके माध्यम से हम दिमाग की नली में जाते हैं महीन तारों के द्वारा, और जहां क्लॉट है पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन की, उस ब्लॉकेज को पता करते हैं, और जहां ब्लॉक है वहां पे हमारा अपना छोटा तार या कैथेटर ले जा करके और जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है उसको राइट ओवर देयर देते हैं। अच्छा। तो उस कारण से जो धमनी जो है अपने आंखों के सामने खुल जाती है, और जितना जल्दी हम उसको खोल पाते हैं उतना जल्दी जो है चांसेस ऑफ रिकवरी होता है। और अब जो है डिवाइसेस जो हैं, कई बार ऐसा होता है क्लॉट अगर लंबे समय तक बना हुआ है तो वो कई बार क्लॉट बस्टिंग ड्रग से इफेक्ट नहीं आता, उस सूरत में हमें उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो आजकल मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो जिसके माध्यम से हम उस क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और धमनी को पुनः खोल सकते हैं। और ये सारी विधि जो है वॉर फुट पे होती है। अगर रात को 3 बजे प्रॉब्लम होती है तो हमें रात को 3 बजे उठ के आना पड़ता है और उसी समय तुरंत उसको जो है इस एक्शन को करना पड़ता है, तभी उसके जो है यूजफुल जो है प्रभाव जो हमें मिल पाते हैं। जी हाँ। एक और बात डॉक्टर यू सिंह, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, जो अभी डॉक्टर शाकिर ने जो बात बताई कि जितना जल्दी इसमें हो, इसी तरह बहुत सी बार ये कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन में भी अगर रिकवरी अगर शुरू में ही बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो बाद में बहुत धीमी हो जाती है। क्या ये बात सच है? काफ़ी हद तक सच है। स्ट्रोक में ये कहा जाता है कि यदि पहले 5 दिन के अंदर कुछ भी रिटर्न हो जाए जो लॉस हुआ था, इसका मतलब ये आदमी अपना इंडिपेंडेंट होने के काबिल हो जाएगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो रिकवरी है पहले 6 महीने में ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे 2 से 5 साल तक धीरे धीरे चलती रहती है। कम मरीज हैं जिनका 1 साल के बाद रिकवरी हुई और पूरे इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसे भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग ये हैं कि पहले 6 महीने में ज़्यादा रिकवरी होती है मगर 5 साल तक होती रहती है। दूसरी बात ये जो डॉक्टर जाकिर ने कही कि ब्रेन के जो बाकी के हिस्से बचे हुए हैं वो कुछ हद तक एक्स्ट्रा कनेक्शंस काम कर लेते हैं। जैसे मेरा एक हाथ नहीं काम कर रहा है, इस हाथ से ज्यादा काम करूं, उसी तरह से ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस बन के स्प्राउटिंग होकर नर्व्स की वो काम करता है।
तो टाइम इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। जी हमारा कार्यक्रम बहुत लोग इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर यू सिंह, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत वक्त गंवा दिया हो और रिहैबिलिटेशन भी ना कराया हो ठीक से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, वक्त जितना भी गुजर जाए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक आशा की किरण होती है। हमारे पास हाल ही में एक मरीज आए जो 3 साल से बिल्कुल बिस्तर में लेटे हुए थे। अच्छा। उनके हाथ पैर टेढ़े भी हो गए थे। यदि आज की डेट में देखा जाए तो वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, परंतु हमने उनको हिम्मत बंधाई। एक्सरसाइज के दौरान उनके हाथ पैर को सीधा करवाया और उनको खड़े होने की प्रैक्टिस करवाई। तो 10 कदम चल पड़े 1 महीने के बाद। तो 10 कदम चल के बड़े खुश कि मैं हो गया। हमने कहा 10 कदम इतना नहीं, 100 बार करिए तो जाके आप चलेंगे और अच्छा। और खुशी की बात कि वो मरीज वापस अपने काम पर भी चले गए जिनको लोग कह रहे थे बिस्तर में ही खत्म हो जाएंगे। तो कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे समय कितना भी हो जाए, कुछ ना कुछ फिर भी हो सकता है। यदि कभी ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएं, उसमें ऑपरेशन करके सीधा भी करना पड़े, वो भी हो सकता है। तो आशा की किरण हमेशा रखें और परिवार वालों का इसमें सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक आदमी स्ट्रोक के पेशेंट को ये सोच के बैठा देता है कि ये तो काम का बेकार, मैं अपना खाना कमाना क्यों छोड़ूं। ये नहीं सोचा कि वो आदमी यदि अपना इंडिपेंडेंट होकर कुछ करने लगे तो इस आदमी की जो जरूरत है, जो डिपेंडेंट जिसके ऊपर हुआ है, वो भी अपना काम कर सकेगा। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी होती है इस चीज के लिए। जिंदगी का ये बड़ा कमाल जादू है कि उम्मीद से क्या क्या कमाल हो जाता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। ब्रेन स्ट्रोक है आज का विषय टोटल हेल्थ का। डॉक्टर पद्मा, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें एडवांसेस की, क्या क्या नई चीजें आई हैं सामने या आने वाली? बहुत सारे नई चीजें आए। तो पहली चीज है कि जो हम इमेजिंग के द्वारा, सीटी या एमआरआई के द्वारा ये तय कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा ब्रेन डेड है, कुछ नहीं हो सकता, और कौन सा हिस्सा डाइंग है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वो रेडीली अवेलेबल है। नंबर 2, जो डॉक्टर शाकिर ने भी बताया था कि बहुत सारे चीजें जिसमें वो डाइंग ब्रेन को सैल्वेज कर सकते, रक्तनाली को दोबारा रफ्तार बना सके या लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कर सके। तीसरा है, जो हम सोच रहे थे कि डेड ब्रेन कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया है, उसको कैसे वापस आ सकते, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते, स्टेम सेल के दरिया, टीएमएस के दरिया, बहुत सारे चीजें भी अभी एडवांसेस में आ रहा है। तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर यू सिंह ने कहा, उम्मीद तो बहुत है अभी कि किसी रूप में कभी भी कुछ ना कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। जी। और अब शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर पद्मा, आपसे शुरू कर रहे हैं। स्ट्रोक और हार्ट अटैक एक ही स्थिति है, एक ही सिचुएशन है? नहीं। डॉक्टर शाकिर, स्ट्रोक एक ही प्रकार का हो सकता है? नहीं, यह 2 प्रकार का होता है। डॉक्टर यू सिंह, स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को ही होता है? जी नहीं, छोटे लोगों को भी हो सकता है, कम उम्र के लोगों को भी। जी। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक का पारिवारिक इतिहास होने पर व्यक्ति को इसका खतरा अधिक होता है? यस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इसमें। डॉक्टर शाकिर, महिलाओं को ब्रेन अटैक का खतरा ज्यादा होता है? या कुछ रूप में माना जा सकता है, जैसा मैंने कहा था कि वीनस स्ट्रोक जो होते हैं वो कॉमनली वुमन में होते हैं। डॉक्टर सिंह, स्ट्रोक हमेशा लकवे के रूप में ही प्रेजेंट करता है? जी नहीं, लकवे के अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक के लक्षण सभी लोगों में एक जैसे होते हैं? नहीं। डॉक्टर शाकिर, शराब के सेवन से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है? कुछ रूप से सही है और शराब को अवॉइड किया जाना चाहिए। डॉक्टर यू सिंह, हाथ पैर सुन्न होना ब्रेन अटैक का लक्षण हो सकता है? हो सकता है, बहुत कॉमनली भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि उसको इग्नोर किया जाए। जी। कुछ खतरे आपसे जान लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, धूम्रपान क्या खतरा है ब्रेन अटैक का? बहुत ज्यादा। धूम्रपान नहीं, नो स्मोकिंग, बैन। डॉक्टर शाकिर, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर? जी, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है और आजकल जो है यंग एज में देखा जाता है। तो स्ट्रोक जो होता है लंबे समय के बाद होता है, तो जितना जल्दी ब्लड प्रेशर को रोका जाए उतना अच्छा है। जी। डॉक्टर सिंह, शारीरिक श्रम यानी फिजिकल एक्टिविटी न करना? फिजिकल एक्टिविटी ना करें, ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों बढ़ती हैं, रक्त का जो दौरा है ऑलरेडी कम हो जाता है, तो उससे स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है होने का। डॉक्टर पद्मा, डाइटिंग या अचानक वजन कम करने से भी ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ सकता है? ब्रेन अटैक पता नहीं, बट बहुत सारे बड़े बुरे चीज हो सकती है, सो डेफिनेटली ये नहीं करना। नो डायरेक्ट कॉरिलेशन, बट इट्स बैड। जी। ठीक। डॉक्टर शाकिर हुसैन, मधुमेह यानी डायबिटीज? या ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रोक का।
जी डॉक्टर यू सिंह, वृद्धावस्था क्या ये खतरा है? डेफिनेटली ये खतरा है। डॉक्टर पद्मा, एट्रियल फिब्रिलेशन? एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा। डॉक्टर शाकिर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर? बिल्कुल, ये जो धमनियों की हार्डनिंग या जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको जो है बढ़ावा देता है। डॉक्टर सिंह, कैल्शियम की कमी या हड्डियां कमजोर होना? इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक में तुरंत एस्पिरिन लेना फायदेमंद होता है? यस, इनफैक्ट लेवल 1 एविडेंस है। जी डॉक्टर शाकिर, ब्रेन अटैक होने पर व्यक्ति को सुला देना चाहिए तो फायदा होगा? मोटे तौर से सही है, लेकिन करवट दिलाकर। डॉक्टर यू सिंह, अचानक बोलने में परेशानी या चेहरे का टेढ़ा होना ब्रेन अटैक की वजह से हो सकता है? जी हाँ। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक में गोल्डन पीरियड कितना होना चाहिए? गोल्डन पीरियड इज एज सून एज पॉसिबल, 4.5 आवर्स इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस। बट ये नहीं सोचना कि वो हो गया तो क्या करें, प्लीज तुरंत चले जाइए हॉस्पिटल। डॉक्टर शाकिर, ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत अस्पताल पहुंचना है? बिल्कुल सही, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हम बार बार रिपीट करेंगे। इसको तुरंत इमीडिएट एक्शन में लाना चाहिए। डॉक्टर सिंह, स्ट्रोक का प्रभाव और गंभीरता यानी सिवियरिटी हर व्यक्ति में अलग होगी? जी हाँ। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक द्वारा हुई क्षति को रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार जो नुकसान हो गया दिमाग में, उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं मानती हूँ, रिवर्स कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अच्छा डॉक्टर शाकिर, स्ट्रोक का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि अटैक मस्तिष्क के किस भाग में हुआ है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मस्तिष्क के हर हिस्से का अलग अलग काम होता है और उसी के आधार पर उसके स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। डॉक्टर यू सिंह, जिस व्यक्ति को ब्रेन अटैक होता है, पैरालिसिस के बाद उसको बेड सोर्स का खतरा बढ़ जाता है? जी हाँ, ये काफी, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में बैठे रहें या लेटे रहें तो ऐसा होता है। डॉक्टर पद्मा, स्ट्रोक होने पर जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, क्षति उतनी कम होगी? यस। डॉक्टर शाकिर, ब्रेन अटैक में मस्तिष्क की 8वीं ब्लॉकेज को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी पहले 4 घंटों में की जाए तभी फायदेमंद होगी? जो स्ट्रोक हो चुका है उसके लिए यह 6 घंटे तक संभव हो सकती है, लेकिन स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए, जो दोबारा ना हो, उसके लिए वो किसी भी समय की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर यू सिंह, स्ट्रोक के मामलों में रिहैबिलिटेशन सभी और दूसरे तरीकों के बाद किया जाए तो बेहतर है? शुरुआत में इसका कोई असर नहीं होता? नहीं, ये गलत है। जितना जल्दी रिहैबिलिटेशन का इंटरवेंशन हो उतना अच्छा है। आखिरी राउंड और पहला सवाल डॉक्टर पद्मा, स्ट्रोक के बाद किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल। जी डॉक्टर शाकिर, स्ट्रोक से व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित हो सकती है? संभव है, बिल्कुल। डॉक्टर यू सिंह, रिहैबिलिटेशन से सिर्फ रोगी की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है? उसके अलावा और भी बहुत सारे काम, जैसे आपको बताए पहले। जी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर यू सिंह, डॉक्टर शाकिर हुसैन, डॉक्टर पद्मा, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी कि स्ट्रोक को किस तरह से मैनेज किया जाए और खास तौर पर अगर व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद रिहैबिलिटेशन की कितनी अहम भूमिका होती है व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने में और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में। तो आज की भाग दौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, न भूल जाएं और फिर निदा फाजली को उस शेर की तरह कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय, गर्भावस्था में देखभाल के बारे में। केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विषय होगा अगली टोटल हेल्थ का। तब तक के लिए नमस्कार।